क्लीवेज एम्ब्रियोलॉजी में एक ऐसा प्रोसेस है जो फर्टिलाइजेशन के बाद ना सिर्फ सेल की संख्या बढ़ाता है बल्कि आगे फ्यूचर में क्या वो डेवलप करेगा, कैसे डेवलप करेगा, वो क्या उसका फेट होगा, इन सब चीजों पर शुरुआती दौर में क्लीवेज का बड़ा असर होता है। क्लीवेज जो है एक प्रकार का माइटोसिस है, a type of mitosis in which जिसमें क्या है, नंबर increases but volume remains same. अब इसमें क्या कह रहा है कि नंबर तो बढ़ेगा बट वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब हो गया कि इसमें ग्रोथ फेज जो है, ग्रोथ फेजेस जो नॉर्मल सेल डिवीजन हम लोग पढ़ते हैं, G1, गैप 1 एंड गैप 2, डू नॉट अकर, इसमें नहीं होता है। इसलिए इसका यदि एक सेल साइकिल बनाया जाए, उसमें दो ही फेज होते हैं, एक एम फेज और एक एस फेज, और बहुत छोटा सा बीच में एक ट्रांजिशन फेज होता है। ठीक है ना, ये इसको ग्रोथ फेज नहीं कह सकते, जीवन नहीं कह सकते, एक छोटा सा ट्रांजिशन फेज है जिसमें कुछ तैयारी की जाती है दोनों फेजेस से पहले। इसमें ग्रोथ फेज नहीं है, इसलिए इसका वॉल्यूम नहीं बढ़ता है, सिर्फ इसकी संख्या बढ़ती है। तो यह इस क्लीवेज का निशान है, यह माइटोसिस है। सेकेंड, इसमें जो बात आती है वह ये बात आती है कि जो जाइगोट होता है, जाइगोट वो जब क्लीवेज करता है, ठीक है, तो वह अपनी संख्या को बढ़ाते हुए मोरुला, फिर ब्लास्टुला, फिर गैस्ट्रुला, मतलब इस तरह के स्टेप में वो बढ़ता है। तो क्लीवेज से संख्या बढ़ती है। एक सेल का क्लीवेज है, जाइगोट है, तो मोरुला में 2, 4 ऐसे करके होगा, फिर ब्लास्टुला में ढेर सारे सेल्स होंगे। अभी जस्ट सिंबॉलिक डायग्राम आपको बनाकर दिखा रहे हैं। और गैस्ट्रुला में तो कहना ही नहीं है, गैस्ट्रुला तो अपना एक अलग ही उसकी दुनिया है। तो क्लीवेज से संख्या बढ़ती, नंबर ऑफ सेल्स जो है वो इंक्रीज करता है। और यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलरिटी जो है, ठीक है, ये गेन होता है। यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलरिटी जो है उसको यह प्राप्त करता है। ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या, कि जब जाइगोट से जब सेल डिवीजन करता है, ठीक है, ये जाइगोट से जब सेल डिवीजन करता है और मान लो कि 2 सेल में ये डिवाइड हुआ, हर एक सेल को ब्लास्टोमेयर कहा जाता है, ब्लास्टोमेयर, जो कि स्टेम सेल की तरह होते हैं, लाइक स्टेम सेल्स, इस तरह की चीजें, इसके बारे में हम लोग बोलते हैं। ब्लास्ट इसमें डिवीजन में जो है, जो वॉल्यूम है उसकी स्थिति क्या होती है कि सेल की जो मतलब ग्रोथ है, सेल में, किसी भी सेल में, पहले ये देखें, किसी भी सेल में 2 प्रकार के कंटेंट होते हैं। एक होता है न्यूक्लियर कंटेंट
न्यूक्लियर कंटेंट होता है और एक होता है साइटोप्लाज्मिक कंटेंट। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को हम लोग VC बोलते हैं, इसको VN बोलते हैं। VN, यहाँ V स्टैंड करता है किसके लिए? V स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम, करेक्ट। अब यहाँ बड़ी यूनिक चीज है। क्या यूनिक चीज है? यदि हम एक वॉल्यूम देखना चाहें, वॉल्यूम का रेशियो देखना चाहें, तो वॉल्यूम इक्वल टू VN बाय VC, न्यूक्लियस का वॉल्यूम बाय साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम। जो जाइगोट बनता है, जाइगोट में ये वॉल्यूम होता है 1/550, ये सी अर्चिन में देखा गया। ठीक है, मतलब अगर एक यूनिट अगर न्यूक्लियस है तो 550 यूनिट उसका साइटोप्लाज्म। लेकिन ये चीज जब वो ब्लास्टुला स्टेज में पहुंचता है, ब्लास्टुला स्टेज में ये 1/6 होकर रह जाता है। न्यूक्लियस का वैल्यू वही है, 1 ही है, बट साइटोप्लाज्म क्या है, धीरे धीरे घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि कोई ग्रोथ फेज नहीं होता है। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ? ये एक सेल है, इसका न्यूक्लियस है। जब ये डिवाइड किया तो न्यूक्लियस तो बराबर मात्रा में बटा, इतना ही बड़ा न्यूक्लियस इसमें भी, इतना ही बड़ा न्यूक्लियस इसमें, लेकिन जो वॉल्यूम है वो क्या हो गया? जो साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम वो आधा हो गया। ठीक है, अभी अगर मान लो कि साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम 100 यूनिट था और इसका वॉल्यूम 10 यूनिट था, तो यहाँ ये दोनों 10-10 यूनिट है, क्योंकि एस फेज में डीएनए की मात्रा डबल हो जाती। लेकिन अगर आप साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम देखेंगे, अब साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम क्या हो गया? 50-50 यूनिट हो गया। अब सोचो ये फिर से क्लीवेज किया और ऐसे 4 सेल बन गए, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, और पीछे से एक 4 सेल, 4 सेल बन गए, तो न्यूक्लियस सब में 10 यूनिट ही होगा। लेकिन जो वॉल्यूम है वो क्या होगा? अब ये 25 यूनिट हो जाएगा। क्यों 25 यूनिट हो जाएगा? क्योंकि वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है, वॉल्यूम बट रहा है हमेशा आधे आधे से। तो यहां बट गया, साथ ही ये भी 25 यूनिट, मतलब वही 100 यूनिट जो है, वही 100 यूनिट जो है वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, इसका मतलब सोचिए कि अगर ये 16 स्टेज में चला जाएगा, 16 सेल के स्टेज में, तो कितना वॉल्यूम इसका मतलब जो अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म है वो हर एक सेल में कितना, ब्लास्टोमियर में कितना कम हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा। लेकिन एक चीज जो है वो बहुत यूनिक है, और वो यूनिक क्या है? इसका वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा। ठीक है ना, ये वॉल्यूम का एक बार हम बना दिए हैं, ये वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, जितना बड़ा है ये साइज उतना ही बड़ा रहेगा। तो यह जो यूनिक फीचर है माइटोसिस का, वह हमें देखने को मिलता है क्लीवेज के दरमियान में। जैसा कि मैंने पहले इसके लाइफ साइकिल का हिस्सा में बताया, इसके लाइफ साइकिल में, सेल साइकिल जो जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें 2 ही फेज होता है मुख्य रूप से। ठीक है ना, एक को हम लोग बोलते हैं एम फेज, एक को भी बोलते हैं एस फेज। इस एस फेज में क्या होता है कि जो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस है वह डबल हो जाता है, 2 वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस हो जाता है। ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, और इस डीएनए के रेप्लिकेशन होने से इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए दोनों में, देखिए, तो ये वॉल्यूम जो है वो डबल हो जाता है, न्यूक्लियस का वॉल्यूम डबल हो जाता है। सो ये तैयार हो जाता है। और एम फेज में क्या होता है? एम फेज में माइटोसिस होता है, और माइटोसिस के उपरांत जो है
अंत में 2 सेल इसमें बनकर तैयार हो जाएंगे, 2 ब्लास्टोमेयर बनकर तैयार हो जाएंगे। इसमें G1 और G2 फेज आपको नहीं दिखते। ये जो आपको ट्रांजिशन फेज दिख रहा है, ये दिख रहा है M2S, जिसमें वैसे एंजाइम्स जो S फेज में यूज होंगे उसको बना लिया जाता है। और यहाँ है S2M, यहाँ पर माइटोसिस करने के लिए जो इंतजामात चाहिए वह सब चीज यहाँ पर तैयार कर लिया जाता है, बट किसी प्रकार का ग्रोथ ये नहीं करता है। एक नॉर्मल सोमैटिक सेल में एम फेज के बाद G1, गैप 1, फिर सिंथेसिस फेज, गैप 2 फेज और फिर माइटोसिस फेज, यही आता है। इसमें क्या होता था, इसमें ग्रोथ होता था। तो ग्रोथ हो रहा है, अपना सेल अपना आयतन बढ़ा रहा है, वॉल्यूम बढ़ा रहा है, अपना साइज बढ़ा रहा है। और जब यह एस फेज की ओर आना होता था चेक पॉइंट पर, वह तमाम वो चीजें बनाता था जिससे कि एस फेज में जाया जा सके। तो यही जो छोटा सा गैप पोर्शन है, ये गैप पोर्शन ये है। इसका मतलब उसने ग्रोथ नहीं किया, लेकिन इस फेज से इस फेज में जाने के लिए जो तैयारी करनी है, तो आप डीएनए सिंथेसिस करोगे तो आपको डीएनए पॉलीमरेज चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए भाई। तो वो तो एम फेज में उसका कोई यूज नहीं है, तो वो सब यहीं पर बने। इस तरह के जो जितने भी काम होते हैं वो होते हैं। साथ ही साथ क्या होता है कि अंडे जो होते हैं, अंडे बहुत सारी चीजों को अपने में समेट के रखते हैं। एग साइटोप्लाज्म, जिसे हम लोग एक वर्ड में कहते हैं ऊप्लाज्म, ठीक है ना। एक साइटोप्लाज्म जो है ना, कंटेन्स different types of stored materials, अलग अलग प्रकार के स्टोर्ड मटेरियल्स रखता है। अब ये क्यों अभी अलग प्रकार का रख रहा है अपने आप में? क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन होगा, क्लीवेज होगा, तो कोई ग्रोथ तो हो नहीं रहा है। ग्रोथ होता तो डीएनए एक्टिव होता, तो डीएनए एक्टिव होता तो फिर एमआरएनए बनता, फिर एमआरएनए से फिर प्रोटीन बनता, फिर काम होता। वो सब तो हो नहीं रहा है। तो फिर यहां पर कैसे काम चलेगा? पहले से ही तैयारी करके रखनी पड़ेगी। इन्हें हम लोग कहते हैं मैटरनल, चूंकि एक जो है वो मैटरनल होता है, मैटरनल मटेरियल्स। इस मैटरनल मटेरियल्स में क्या क्या होता है? प्रोटीन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ न्यूट्रल लिपिड्स होता है, न्यूट्रल लिपिड्स होता है, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, कुछ स्टोर्ड फूड होता है। ये सब इस दरमियान इसमें मौजूद रहते हैं, तब जाके यही कुछ कुछ काम कर पाता है, ठीक है। साथ ही साथ यही नहीं, बल्कि एक चीज तो बताना भूल ही गए, और वो है किसमें एमआरएनए भी होता है, एंड सम अदर आरएनएस भी होते हैं। ये भी होते हैं इसमें। इन्हें मैटरनल जीन्स कहा जाता है। मैटरनल जीन्स कहा जाता है कि ये जो है, क्योंकि एग में ही ये सभी बनाकर रख दिए गए हैं, इसलिए मैटरनल जीन्स कहलाता है। इन सबका सदुपयोग क्लीवेज के दरमियान में होता है। मन में आएगा सवाल, कैसे कैसे इनका सदुपयोग? एक एग्जाम्पल हम लोग स्टडी कर रहे हैं सी अर्चिन। सी अर्चिन में, अराबिका पंक्चुलाटा में हम लोग कर रहे हैं कि ऊप्लाज्म जो है, ऊप्लाज्म कंटेन्स, ऊप्लाज्म में क्या क्या रहता है? तो ऊप्लाज्म में रहता है बहुत ज्यादा मात्रा में आरएनएस, बहुत ज्यादा मात्रा, लार्ज क्वांटिटी। लोगों ने देखा कि बहुत ज्यादा मात्रा में ये आरएनए मौजूद है, ठीक है भाई। आरएनए किस चीज से बना होता है? आरएनए बना होता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल।
राइबोज एंड फॉस्फेट्स, इसी से बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है इसमें न्यूट्रल फैट्स होते हैं। न्यूट्रल फैट्स का क्या यूज है? यूज टू मेक फॉस्फोलिपिड्स, मेक फॉस्फोलिपिड्स। इस फॉस्फोलिपिड्स का क्या यूज होता है? टू मेक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या टू मेक प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों बोले हम, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, सब हो जाएगा इसमें, सेल मेम्ब्रेन। अब जब सेल डिवीजन होता है तो दो नए सेल बनते हैं, तो दोनों सेल में तो पूरा मेम्ब्रेन सब होगा ना, उसकी मात्रा को मेंटेन करने के लिए ये न्यूट्रल लिपिड्स यूज होते हैं। देखिए, जो आरएनए है, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं राइबो न्यूक्लियोटाइड, यही कहते हैं इसमें। इससे डीएनए कंटेंट्स निकाले जाते हैं। हम कंटेंट्स लिखेंगे नहीं तो फिर मैंने बहुत तरह का सवाल आ जाएगा। डीएनए कंटेंट का हो गया 2' डिऑक्सी राइबोस, राइबो राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड, करेक्ट। एक एंजाइम चाहिए इसमें, जिसका नाम होता है राइबो न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज। और ये राइबो न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज कहां पर मिलता है? प्लाज्म में। ये मेटर मतलब अंडा में पहले से ही सुरक्षित रहता है। ये क्या करता है? मान लो कि यहां पर है आरएनए मटेरियल है और उसमें एक न्यूक्लियोटाइड है जिसका नाम है एटीपी या एएमपी, मान लो एक एएमपी ही रहता है। ये किसका मटेरियल है? उसको ये किस चीज में चेंज कर देगा? डीएएमपी में, मतलब डीऑक्सीराइबोस एएमपी में चेंज कर गया। इसका मुख्य जो टारगेट वो क्या है? मुख्य टारगेट जो है वो राइबोस है। कैसे? यहां पर एडिनोसाइन है, हाइड्रोजन हो गया, ये 1' है, ये 2' है, ये 3' साइट है, ठीक है, ये 4' साइट है, और देखिए, तो ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन हटा दिया जाता है इस प्लाज्मिक राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज से, और उसके कारण 2' डीऑक्सीराइबोज बन जाता है। और ये जो मटेरियल है यह डीएनए बनाने में काम आता है। कितना महत्वपूर्ण है? बहुत महत्वपूर्ण है। सेकेंड जो मटेरियल होता है प्लाज्म में, वो होता है आरआरएनए। सब जानते हैं कि आरआरएनए मेक्स राइबोसोम। राइबोसोम नहीं बनेगा तो फिर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस सही, तो प्रोटीनवा कहां बनेगा?
तो ये प्रोटीन सिंथेसिस का साइट जो है वो भी बन जाएगा। ठीक है। तीसरा जो है वो है mRNA एंड tRNA, जिसको हम लोग मैटरनल जीन्स भी कहते हैं। ठीक है। ये mRNA tRNA चाहिए, क्यों? क्योंकि इस mRNA पर प्रोटीन का कोड होता है और tRNA जो है अमाइनो एसिड कैरी करता है, तभी यह हो पाएगा। लोगों ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट कर दिया। क्या एक्सपेरिमेंट कर दिया? ट्रीटमेंट ऑफ एक्टिनोमाइसिन डी। एक्टिनोमाइसिन डी क्या है? एक इनहिबिटर है। ठीक है ना? किसका इनहिबिटर है ये ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिटर है। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ दोस्तों? इसका रिजल्ट हो गया क्लीवेज स्टॉप। काहे क्लीवेज स्टॉप हो गया? क्योंकि उसने mRNA के काम को रोक दिया, इस पूरे प्रोसेस को। बहुत महत्वपूर्ण चीज है, आरएनए सिंथेसिस को इसने रोक दिया। लेकिन जो मतलब क्लीवेज स्टॉप, क्योंकि न्यू सिंथेसिस ऑफ आरएनए स्टॉप्ड, ब्लॉक्ड, उसको इसने ब्लॉक कर दिया। किंतु जो पहले से mRNA है वो सब अपना काम करेगा। देखिए सी हो गया। अब डी में देखिए हिस्टोन। हिस्टोन प्रोटीन भी पहले से ही रख दिया जाता है कि भाई वहां हिस्टोन वहां कहां से लाएंगे? कैसे कोई बच्चा जब हॉस्टल में जाता है पढ़ने के लिए तो माँ उसके पोटली में बहुत सारा चीज रख के दे देती है, तो हिस्टोन भी उसमें मिल जाएगा। इसके अलावा ट्यूबलिन, ट्यूबलिन भी चाहिए, क्योंकि सेल डिवीजन के दरमियान में स्पिंडल फाइबर कहां से बनेगा? तो जो हम दे रहे हैं प्लाज्मा में, उससे बन जाएगा। इसके अलावा कुछ अमाउंट में डीएनए पॉलीमरेज भी होता है। ठीक है ना? तो डीएनए पॉलीमरेज, ट्यूबलिन, ये सभी जो है, ये जो एंजाइम आपने देखा, ये जो पहला है राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज, ये सब मिलकर एक मटेरियल तैयार कर देता है। और ये नहीं हो, एक में पहले से नहीं हो, आप समझ जाएं कि किसी हाल में क्लीवेज आगे नहीं बढ़ेगा। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे पैटर्न ऑफ क्लीवेजेस, टाइप्स ऑफ क्लीवेज, कैसे कितने प्रकार के क्लीवेज होते हैं, किसमें कैसा क्लीवेज होता है, सीखना है इन सब चीजों।